ये तो बाइनोमियल थ्योरम में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखता है, फाइंड द सम ऑफ find the sum of 3 times NC0, 8 times NC1, 13 times NC2 minus 18 times NC3. तो क्या आंसर आएगा इसका, जरा बताइए आप लोग। एग्जैक्ट आंसर बताओ क्या है, एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, सबसे पहले इसमें हम जनरल टर्म निकाल लेते हैं। एक मेथड से मैं इसको बताता हूँ। यहाँ पर 3 है, 8 है, 13 है, -18 है। तो सबसे पहले इसका जनरल टर्म देख लेते हैं। और एक में प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है। और NCR जो वाले टर्म तो दिख ही रहे हैं हमको कि पहले NC0 है, फिर NC1 है। तो जनरल टर्म TR इक्वल टू, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, -1 टू द पावर R, और साथ में आ जाएगा 3 + 5R और NCR। जरा इसको चेक करते, देखो R की वैल्यू जरा 0 पुट करो पहले। यहाँ पर जैसे ही आप R की वैल्यू 0 पुट करोगे क्या मिलेगा, -1 की पावर 0 1 हो गया। और यहाँ R की वैल्यू 0 पुट किया तो 3 आएगा और NC 0 आएगा। जब R की वैल्यू 0 पुट किया मैंने इसमें, तो क्या बना, -1 की पावर 0, 3 + 5 × 0 प्लस NC 0। तो ये वही नहीं बन रहा है, 3 × NC 0। देखो पहला टर्म मिल गया, ये वाला फर्स्ट टर्म। जरा R की वैल्यू 1 पुट करके देखो, तो -1 की पावर 1 यानी कि माइनस आ जाएगा, जो कि आगे माइनस दिख रहा है। फिर 3 + 5 × 1 यानी कि 8 हो गया ये, और NC 1 हो गया। तो ये जनरल टर्म हमारा निकल आया। AP से डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं A + n - 1 × D से, सीधे सीधे हमको पता चल जाएगा। R की वैल्यू हमें कहाँ से स्टार्ट करनी है, 0 1 2 3 से लेकर n तक। तो अब यहाँ पर इसको सिग्मा ऑपरेट कर देते हैं, सम इक्वल टू सिग्मा R इक्वल टू 0 to n TR, और TR की वैल्यू पुट कर देते हैं। TR हमारा है -1 टू द पावर R, 3 + 5R × NCR। अब यहाँ पर मैं सबकी वैल्यू पुट करता हूँ, इसी को आगे सॉल्व करते हैं। R इक्वल टू 0 to n, -1 टू द पावर R × 3 × NCR प्लस सिग्मा R इक्वल टू 0 to n, -1 टू द पावर R, 5R और × NCR। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या?
हमने पहले जनरल टर्म लिखा 3+5r NCR -1 टू द पावर r। उसके बाद हमने क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई किया सिर्फ NCR का। 3 कांस्टेंट है, उसको तो हम बाहर निकाल सकते हैं। और सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n -1 टू द पावर r इंटू NCR प्लस यहाँ 5 कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल दिया हमने, -1 टू द पावर r इंटू NCR। अब जरा सिग्मा ऑपरेट करो, r की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या मिलेगा, -1 की पावर 0 1 तो NC 0, फिर -NC1, फिर NC2, -NC3 अप टू डैश डैश लास्ट वाला टर्म -1 टू द पावर n NCM। और इसी में जरा दूसरे वाले में थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पर हम कुछ और अप्लाई करेंगे। 5 टाइम्स यहाँ लिखा हुआ है सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n -1 टू द पावर r। ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। RCR को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये हमने पिछले टर्म पे किया हुआ है। RCR हमारे पास एक फॉर्मूला है, कौन सा, ये यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कि अगर NCR है, अगर n और r को मैं बाहर ले लेता हूँ तो क्या बचता है, n-1CR-1। PMC से ये पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, तो वही काम मैं यहाँ पे करूँगा। r की जगह पे r रखूँगा, NCR की जगह पे n/r, ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी n/r और n-1CR-। उससे हमारा फ़ायदा क्या हुआ, r से r कट होगी। अब हमें जो सीरीज़ मिलेगी वो इजीली हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा बताओ, इस सीरीज़ का सम क्या होगा, ये तो सबने पढ़ा हुआ है। अल्टरनेट प्लस माइनस है तो 0 होगा, बिल्कुल सही है, तो 3 इंटू 0 हो गया। ये हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट में पढ़ा था कि अगर अल्टरनेट प्लस माइनस हो तो 0 हो जाता है। 5 टाइम्स, अच्छा अब यहाँ पर एक n जो है वो भी कांस्टेंट आ गया तो बाहर निकाल दिया उसको। अब क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर r n-1CR-1। अब देखो यहाँ पर एक चेंज हो जाएगा, जैसे ही मैंने r-1 किया तो एक टर्म मैंने बाहर निकाला है ना, तो ये जो हमने r की वैल्यू 0 से ली है वो 0 से नहीं लोगे अब, क्योंकि अब उसको किससे लोगे, 1 से। क्योंकि अगर तुमने r की वैल्यू 0 से स्टार्ट किया तो n-1C-1 आ जाएगा, और ये तो नेगेटिव होते नहीं, n और r हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो जितनी बार भी बाहर निकालो r की वैल्यू उतनी बढ़ाते चले जाओ। तो अब जरा बताओ आगे क्या कोई प्रॉब्लम है कि आगे सॉल्व हो जाएगा। 5n, जरा ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, पहले -1 की पावर 1 तो माइनस आ जाएगा n-1C0, फिर अगला वाला टर्म प्लस n-1C1, क्योंकि -1 का स्क्वायर प्लस कर देगा, फिर n-1C2 प्लस n-1C3, फिर माइनस, ऐसे करके अल्टरनेट प्लस माइनस में चले जाएगा। इस सीरीज का सम कितना होगा, इस सीरीज का सम क्या होगा, अरे ये भी वही लिखा है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट का अल्टरनेट सम। अगर माइनस कॉमन ले लो तो वही आ जाएगा जो ऊपर यहाँ लिखा हुआ है, n-1C0 माइनस n-1C1, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0। जैसे इसकी वैल्यू 0 आई है वैसे इसका भी सम 0 हो जाएगा। तो आंसर 5n इंटू 0, तो आंसर 0 हो गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है कहीं पर कोई स्टेप में, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन भी बहुत सारे इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि हमारा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े। अब मान के चले कि हमें बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और बाकी आपकी ड्यूटी, हाँ बताइए, बोलिए बोलिए। 4n थी 1 से -1, उसमें आंसर क्या है इंटीग्रेशन वाले से, किसमें
वो एक रेंज थी ना, 1 से -1 आपने कहा था खुद फाइंड करनी। अच्छा -1 to 1, ओके ओके, हाँ क्या वैल्यू आई है हाँ उसकी? सर उसमें 2C0 हम्म, प्लस 2C1 ओके। फिर प्लस 3/2C2 वैसे आ रही है, मतलब एक जैसे नहीं आ रही सब में। नहीं नहीं, एक जैसी आएगी। चलो अभी याद दिलाना, मैं अभी टू बाई लास्ट में थ्री कर दूंगा उसको, ठीक है? ओके सर, ओके सर। अभी उसको भी कर लेंगे साथ। जरा दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, ये भी होमवर्क ही था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि किया नहीं किसी ने। दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं, प्रूव दैट C1/2, C3/4, C5/6 अप टू डैश डैश इक्वल टू, प्रूफ करना है 2n-1/n+1। इस सीरीज का सम बताना है। बताना क्या है, प्रूफ करना है 2n-1/n+1। तो इसका भी पहले जनरल टर्म हम ढूंढ लेते हैं। जनरल टर्म इसका क्या होगा, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। ये सारे अच्छे क्वेश्चन हैं। टी आर की वैल्यू देख लेते हैं क्या होगी। पहली बात तो एन होगा, क्योंकि NCR NC1 NC2 और, अच्छा यहाँ 1 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, ऑड टर्म आ रहा है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, NC2R-1, और नीचे सारे इवन टर्म आ रहे हैं, 2 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, तो 2R लिख सकता हूँ मैं। ये जनरल टर्म हमारा आ गया। इसमें किसको प्रॉब्लम हो रही है? अरे भाई सिंपल एपी की सीरीज़ है, 135 को हम ऑड टर्म को 2R-1 बोलते हैं, और इवन टर्म को 2R बोलते हैं या 2N बोलते हैं। अगर इवन टर्म लेना होता है तो 2N होता है। एन की वैल्यू 1 रखो तो 2 आएगा, 2 रखो तो 4 आएगा, 3 रखो तो 6 आएगा। और ऑड में 135 लेते हैं तो 2R-1 बोलो, या 2R+1 भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जरा यहाँ पर समझना, देखो क्या प्रॉब्लम आएगी। इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके कैसे लिखूँगा, देखना यहाँ पर। अच्छा इसके आगे वाला टर्म कौन सा होगा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझाता हूँ। देखो अगर मैं n+1 इस n के आगे वाला टर्म ले लूँ, और 2R के आगे वाला टर्म, 2R-1 के आगे वाला टर्म 2R होगा। इसमें से मैं n+1 को आगे निकाल रहा हूँ और 2R को नीचे से अपॉन में ले जा रहा हूँ। अंदर क्या बचेगा, अरे वही प्रॉपर्टी लगा रहे हैं जब जो ऊपर लिखी हुई थी हम लोगों ने, कि NCR में से n और R को बाहर निकालो तो n-1 CR-1 हो जाता है। तो यहाँ पर भी वही काम कर रहा है। तो n+1 को बाहर निकाला, 2R को बाहर निकाला, तो क्या बचा, NC2R-1। तो देखो हमें किसकी ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है NC2R-1/2R की। इतने की ज़रूरत है ना यहाँ पर, NC2R-1/2R। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से देख के वैल्यू आ जाएगी, ये n+1 को अपॉन में भेज दो तो 1/n+1, और साथ में क्या आ जाएगा, n+1C2R। बस इसके बाद हमारा क्वेश्चन आ गया, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। कैसे, बस यहीं तक प्रॉब्लम होती है, इसके बाद तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। सिग्मा ऑपरेट कराना है, आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 से लेकर 1 2 3 से लेकर n तक। तो ये 1/n+1 और सिग्मा आर की वैल्यू 1 to n+1C2R। आप जरा बताओ यहाँ पर कैसे सॉल्व करोगे। ये हमने सिग्मा टी आर की वैल्यू लिखी हुई है, 1/n+1 तो बाहर आ गया, आर की वैल्यू जरा 1 पुट करो तो क्या आएगा, n+1C0, n+1C1, सॉरी n+1C2 से आएगा। 0 कहाँ से आ जाएगा, जब आर की वैल्यू 1 रखा है तो 2 × 1 2 हो जाएगी।
तो n+1 C2, n+1 C4, n+1 C6 से लेकर आगे इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे। अच्छा, इस सीरीज़ का सम कितना होगा? n+1 C2, n+1 C4 सारे इवन वाले हैं। याद है किसी को इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम? बस जीरो की कमी है। याद अगर मैं दिलाना चाहूँ तो कुछ इस टाइप से हमने पढ़ा था, NC0 + NC2 + NC4। हेलो सर, 2n-1। जी बिल्कुल सही है, 2n-1 होता है। इवन का सम हो या ऑड का सम हो, 2n-1। यहाँ पर कमी क्या है? यहाँ पर 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 है, 4 है, 6 है, 0 नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर 1/n+1 जीरो को लेके आते हैं, तो n+1 C0 हमने ऐड कर दिया। बाकी तो हमारे पास सब कुछ है ही है। या एक काम करो ना, ऐड करने की क्या ज़रूरत है, सीधे तुम ये देख लो, इसको हटाओ यहाँ से। सीधे तुम देखो कि भाई हमें यहाँ से सीरीज़ का सम चाहिए, ये वाला 2 से लेके चाहिए। NC0 को उधर भेज दिया, NC0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर 2n-1 होता है। जब n होता है तो 2n-1 हो जाता है। तो यहाँ पे n की जगह n+1 है, तो क्या हो जाएगा? 2n+1 और -1, तो ये बन गया 2n-1/n+1। ये फाइनल आंसर हो गया हमारा। बोलिए, इसमें कोई प्रॉब्लम है? यहाँ पर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे कर सकता हूँ कि भाई यहाँ पर मुझे इसका सम चाहिए, तो NC0 से नहीं चाहिए, 2 चाहिए, 4 चाहिए, ये सारे चाहिए, तो 2n-1 हो जाएगा। तो वही यहाँ पर कर दिया, बस n की जगह पे n+1 था, तो जब n था तो n-1 आया, तो n की जगह n+1 से रिप्लेस कर दिया हमने। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। और ये जो तीसरा वाला है, ये भी एक एडवांस की प्रॉब्लम है सर। इसको हम वो उस मेथड से भी कर सकते हैं, इंटीग्रेशन से भी बिल्कुल कर सकते हैं। दोनों में लिमिट लेने के बाद दोनों को ऐड कर देना है। क्या किया तुमने? नहीं सर, वो मैं दो इक्वेशन थी, C0 + C1 + 2 = 2n+1 - 1/n+1, वो फाइनल फर्स्ट इक्वेशन थी ना, वो, और दूसरी अल्टरनेट वाली दोनों को ऐड -+1 कर दिया, नहीं सब्सट्रैक्ट किया, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो फिर ये दोनों जो ठीक है, बिल्कुल सही है, वैसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों से प्रैक्टिस करो, दोनों से, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ सीरीज। अब देखो यहाँ पर वो इंटीग्रेशन काम नहीं आएगा, यहाँ पर यही काम आने वाला है। इसीलिए इसी को बार बार कहा जा रहा है कि ये वाला मेथड ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। 2 × 3 × C2 ये भी किया हुआ है, 3 × 4 × Cn करके लास्ट में क्या हो जाएगा, n × n+1 Cn। किया है किसी ने इसको? चलिए साथ में करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जनरल टर्म आप बताओ इसका क्या होगा। 1 है, 2 है, फिर 2 है तो 3 है, n है। अच्छा, जनरल टर्म तो यहाँ लिखा हुआ है, कुछ हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, सॉल्व करने की ज़रूरत है। r के टर्म में बता दो क्या होगा। अरे n के टर्म में n × n+1 Cn है, तो r × r+1 NCr है। सीधे सीधे यहाँ लिखा हुआ है, r है, r+1 है और NCr है। ये जनरल टर्म इसका हो गया। अब जरा यहाँ पर सिग्मा ऑपरेट कर देते हैं। सिग्मा r = 0 to n Tr, जो कि सम बन जाता है। जैसे ही सारे T1 T2 T3 सारे टर्म को प्लस करते हैं तो S आ जाता है, सम। तो सिग्मा r = 0 to n। अब यहाँ पर ज़रा मैं
इस तरीके से करता हूँ। यहाँ पे r+1 को बाहर ले लेते हैं और r को एक साथ ले लेते हैं। मल्टीप्लाई में किसी को भी इधर उधर लिख सकता है। अभी हमने r की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले ऊपर सॉल्व की थी, r की वैल्यू। फिर यहाँ बता देता हूँ क्या है। NCR में n और अपॉन r, n-1 CR-1, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, n इंटू n-1 CR-1, यही तो हो जाएगी। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। सिग्मा r इक्वल टू 0 to n r+1 और r इंटू NCR को हम लिख सकते हैं n इंटू n-1 CR-1। इसमें किसी को कोई डाउट है? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी यही किया हुआ था। ये हमारे पास उसका फार्मूला लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। एडवांस में भी इसके बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, मेंस के लिए और एडवांस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे खास। और बहुत इजी भी है, ऐसा कुछ है नहीं, जब प्रैक्टिस में आ जाएगा तो बहुत इजी लगेगा, नहीं तो फिर तो सब चीज़ें टफ ही लगने वाली हैं। अब यहाँ से n को बाहर कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि n तो r से बाहर आ जाएगा, n कांस्टेंट है। अब हमारे पास बचा है r+1 इंटू n-1 CR-1। अब इसके बाद कौन बताएगा? ये भी मैं बता चुका हूँ, ये भी मैं क्लास में बता चुका हूँ कि इसको अब आगे कैसे सॉल्व करते हैं। किसी को आइडिया है तो ज़रूर बोलें आप। अब मुझे पूरा पक्का यकीन है कि यहाँ पे जब इसको ओपन करूँगा, ये वाले पार्ट को जब ओपन करूँगा n-1 CR-1, तो n-1 ऊपर बाहर आएगा, नीचे r-1 है। अब r-1 का स्वागत r-1 से ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो r+1 है, तो फिर इस r+1 को मुझे ज़बरदस्ती r-1 बनाना है, क्योंकि मुझे आइडिया है कि जब मैं ओपन करूँगा तो r-1 बाहर आएगा। तो अगर इसको भी r+1 को मैं r-1 बना दूँ तो कम से कम r-1 से r-1 तो कट हो जाएगा। तो देखिए r इक्वल टू 0 to n, मैंने क्या किया, r+1 को r-1 बना दिया, बन गया r-1 + 2 और इंटू n-1 CR-1, अलग अलग कर दिया मल्टीप्लाई। सिग्मा r इक्वल टू 0 to n r-1 और मल्टीप्लाई में n-1 CR-1 और 2 टाइम्स सिग्मा r इक्वल टू 0 to n n-1 CR-1। अब देखिए इसके बाद यहाँ से मैं ओपन करूँगा इस फार्मूले से, सेम फार्मूले से, r इक्वल टू 0 to n r-1 यहाँ लिखा हुआ है, और इसको ओपन किया तो n-1 ऊपर से आया, r-1 नीचे से आया, और n-2 CR-2 प्लस 2 टाइम्स। अच्छा, इसको तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको तो ब्रैकेट सीधे ओपन करोगे आप और आंसर आ जाएगा। जैसे ही आप सिग्मा ऑपरेट कराओगे सीधे आंसर आएगा। अच्छा, यहाँ पे r की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? अब मुझे ये भी ध्यान रखना है कि r की वैल्यू अब 0 से नहीं ले सकते, तो हमें r की वैल्यू यहाँ पर कितने से लेनी है? यहाँ पर हमने ओपन कर दिया है, यहाँ पर भी हम 0 नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर हमने ओपन कहाँ पे किया था? यहाँ से किया था ना, तो यहाँ से r इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा और आगे चल के और चेंज भी होगा। देखो कहाँ कहाँ पर क्या चेंजेस होंगे। यहाँ पर हमारा r इक्वल टू, हमने एक ओपन कर दिया यहाँ पर, तो इसको हमें r इक्वल टू 1 से लेना है। ये अपने आप तुम्हें आइडिया हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो जैसे ही 0 रखोगे तो 0 - 1 आ जाएगा। तो क्या हमने ऐसा कुछ पढ़ा है NC-1? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, 0 से स्टार्ट होता है, तो इसलिए ऑटोमेटिकली यहाँ 1 लेना पड़ेगा, यहाँ भी 1 लेना पड़ेगा, यहाँ पर भी हमने 1 ले लिया, क्योंकि अभी हमने कोई चेंज नहीं किया। अब उसके बाद आगे देखते हैं, जैसे ही हमने यहाँ ओपन किया तो अब यहाँ 2 से लेना पड़ेगा, 1 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर यहाँ 1 ले लोगे तो फिर ये नेगेटिव आ जाएगा, तो वो नेगेटिव तो चाहिए नहीं, 0 से चाहिए, तो यहाँ r इक्वल टू 1 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ r-1 करोगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा। अब देखो इसको कट कर दो, n बाहर आ गया, n-1 बाहर आ गया,
और सिग्मा इसके साथ ऑपरेट हो जाएगा। देखो सिग्मा ऑपरेट भी कर रहा हूँ डायरेक्ट में, समझना क्या क्या आएगा। n माइनस टू सी ज़ीरो प्लस n माइनस टू सी वन n माइनस टू सी टू, आगे बहुत सारे टर्म 2 टाइम्स, यहाँ पर भी ओपन कर रहा हूँ n माइनस वन सी ज़ीरो n माइनस वन सी वन से लेके बहुत सारे टर्म n माइनस वन सी n माइनस वन तक जाएगा। ये लास्ट टर्म इसका क्या जाएगा n माइनस टू सी n माइनस टू, और इसका n माइनस वन सी n माइनस। अब बताओ इसका सम क्या नहीं पढ़ा हम लोगों ने? जितने भी बाइनोमियल कोफिशिएंट होते हैं उनका सम क्या होता है? सारे ही तो है nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3। तो क्या होता है 2 टू द पावर n, लेकिन n की जगह पर यहाँ क्या है n माइनस टू है, तो ये रिजल्ट आ जाएगा n माइनस वन 2 टू द पावर n माइनस टू। जितने भी बाइनोमियल कोफिशिएंट है उनका सम 2 टू द पावर n होता है, लेकिन यहाँ n की जगह n माइनस टू है, तो इसलिए 2 टू द पावर n माइनस टू 2 टाइम्स। ये भी बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम है। अच्छा यहाँ पर एक n का मल्टीप्लाई और होगा ना, जब ब्रैकेट ओपन किया आपने, ये n यहाँ पर था तो इस n का मल्टीप्लाई यहाँ भी हो गया, तो अब क्या हो जाएगा 2 टू द पावर n माइनस वन। जितने भी बाइनोमियल कोफिशिएंट है उनका सम 2 टू द पावर n माइनस वन है तो n माइनस वन रख दो, n माइनस टू है तो n माइनस टू रख दो। अब जरा इसमें से मैं जो कॉमन है वो बाहर ले लेता हूँ। एक तो n कॉमन दिख रहा है और एक 2 टू द पावर n माइनस टू कॉमन दिख रहा है। देखो क्या बचेगा अंदर, इसमें n माइनस वन बचेगा, यहाँ पर 2 तो एक है ही है, और 2 टू द पावर n माइनस टू बाहर लिया है तो 2 की पावर 1 एक और बच जाएगा। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। 4 माइनस वन 3, तो n इंटू एन प्लस 3 इंटू 2 टू द पावर n माइनस टू। सेम क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही एडवांस में पूछा गया है, इसलिए इसको मैंने फिर से रिवाइज कर लिया हुआ है, बता दिया आपको। और आप भी इसकी प्रैक्टिस करें, इनको छोड़े नहीं। अगर आपको एडवांस तक की जर्नी अच्छे से करनी है तो किसी से भी बोर होने की ज़रूरत नहीं कि नहीं ये तो बहुत टफ है हमसे ना हो पाएगा, तो ऐसा सोच लेंगे तो फिर गड़बड़ है। जितना पेन देंगे उतना ही मज़ा आएगा। ठीक है, एक बार में नहीं आया, दूसरी बार में आएगा, तीसरी बार में आएगा, छोड़ने का कोई चांस नहीं है। ठीक है बच्चों, और भी क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के करें, और अगर डाउट आता है तो पूछें। वैसे तो कोशिश मेरी रहती है कि सारे क्वेश्चन लगभग आपको करा दिए जाएं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए, तो एक क्वेश्चन और है, -1 to 1 1 प्लस एक्स की पावर n। इसमें एक डाउट आया, उसको भी ज़रा देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिमिट -1 to 1 1 प्लस एक्स टू द पावर n dx। तो इसका फॉर्मूला होता है c0 प्लस c1x c2x स्क्वायर अप टू डैश डैश cn x टू द पावर n, और लिमिट -1 to 1। तो अब देखो, इधर वाले पार्ट को तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स की होल पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, और लिमिट हो जाएगी -1 to 1। तो इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा। पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो ज़रा n की जगह पे 1 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस वन 2 टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, माइनस जब 0 पुट करोगे, नहीं सॉरी -1 जब पुट करोगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 आ जाएगा 0। ये तो होगा ना 1 प्लस एक्स की होल पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। पहले अपर लिमिट 1 रखा तो 1 प्लस 1 हो गया 2, और माइनस लोअर लिमिट जब रखोगे आप तो 1 माइनस 1 की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन।
ये बात क्लियर हो रही है? ये हम LHS को अभी सॉल्व कर रहे हैं। तो 1 माइनस 1 तो 0 हो गया, तो आ गया 2 टू द पावर n+1 अपॉन n+1। अब आगे की बात करते हैं, जरा देखते हैं। तो एक पॉइंट यहाँ पर और मैं आपको बता दूँ, वैसे ये डेफिनेट जो है हमारे 12th क्लास में है, लेकिन मैंने जानबूझ के आपको दिया हुआ है। तो जरा देखना, कोई ऑड फंक्शन, ऑड इवन फंक्शन हमें पता ही है। अरे भाई अगर x है, x की पावर 1 है, x की पावर 3, x की पावर 5 है, ये सारे ऑड फंक्शन होंगे। और जितने इवन फंक्शन होते हैं x², x की पावर 4, x की पावर 6, ये सारे के सारे इवन होते हैं। तो जरा एक ऑड वाला लेके देखते हैं, देखना जरा ऑड वाला। जैसे C1x है, मैं इसको अभी आपको करके दिखा रहा हूँ। C1x को पहले हमें इंटीग्रेट करना है -1 to 1। तो देखो क्या होगा, -1 to 1 C1x का हो जाएगा x²/2। तो C1/2 तो बाहर आ जाएगा, अंदर आया x²। और -1 to 1 जब लिमिट लिया आपने, तो देखो अपर लिमिट 1² माइनस लोअर लिमिट -1²। तो ये तो 1 - 1 ही आ गया। तो ये वैल्यू क्या बन गई, 0। इसमें किसको प्रॉब्लम है? जितने भी ऑड वाले टर्म हैं, जैसे C1 अभी हमने लिया, C1 के साथ x था ना, x की पावर 1। फिर जैसे ये C3x³ होगा, तो C3x³ को भी ज़रा देखो सॉल्व करके मैं दिखा रहा हूँ। और इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, C3x³ है, इसको इंटीग्रेट आप करोगे तो C3x की पावर 4/4 हो जाएगा, और लिमिट -1 to 1, तो C3/4 बाहर आ जाएगा। और x की पावर 4 में -1 to +1 जब रखोगे आप, तो C3/4 1 की पावर 4 माइनस ऑफ -1 की पावर 4, तब भी ये 0 आ जाएगा। यहाँ से एक प्रॉपर्टी आपको 12th क्लास में पढ़ने को मिलेगी, जिसके दर्शन मैंने भी यहीं पे करा दी है, कि अगर -a to a कोई f(x) dx कोई फंक्शन है, तो वो 0 होगा इफ f(x) इज एन ऑड फंक्शन। अगर कोई ऑड फंक्शन है, जैसे अभी हमने देखा C1x, C3x³, ये सारे ऑड थे, तो इनको सबको सॉल्व करने की हमें ज़रूरत ही नहीं, सीधे हम बोल देंगे भाई इसका आंसर क्या होगा, 0। तो आधे से ज़्यादा टर्म तो 0 हो जाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ मैं फिर से लिख के आपको दिखाता हूँ। और नहीं तो आप पूरा सॉल्व कर सकते, इतना बड़ा काम तो है नहीं कि आप पूरा सॉल्व नहीं कर सकते, बहुत छोटे छोटे से टर्म है, आधे 0 होने वाले ही हैं। हमने LHS को सॉल्व किया, तो हमारा LHS कितना आया था, 2 टू द पावर n+1 अपॉन n+1। ये हमने इसको नोट कर लिया, 2 टू द पावर n+1 अपॉन n+। यहाँ पर मैं ज़रा अलग से लिख देता हूँ, C0 + C2x और C4, एक मिनट, C0 + C1x को छोड़ा तो C2x² हो गया, और C2x², C4x की पावर 4, ये टर्म एक साथ हो गया dx के साथ। और -1 to 1 ऑड वाले एक साथ कर लेते हैं। ऑड में क्या क्या आएगा, C1x, C3x³, C5x की पावर 5, ऐसे ही बहुत सारे टर्म ऑड वाले। तो इनको देख के मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। इनको सॉल्व करने की क्या ज़रूरत है, ये तो सारे के सारे 0 बनने वाले हैं। अब बचा इवन वाला टर्म, तो इवन वाले को आप सॉल्व कर दीजिए। C0 का क्या हो जाएगा, C0x लिमिट 1 to -1, C2/3 हो जाएगा। C0 के बाद C2 ही तो बचा ना, तो C2/3 x³ और लिमिट क्या है, -1 to 1। फिर C4/5 x की पावर 5 लिमिट -1 to 1, ऐसे बहुत सारे टर्म बच जाएंगे। तो C0 x की वैल्यू -1 माइनस ऑफ -1, ये तो होगा ना, जैसे x की वैल्यू पहले 1 रखोगे, फिर -1, तो 1 -
-1 प्लस C2/3, यहाँ पर सारे के सारे कर लो, 1 माइनस -1, -1 से 1 रख रहे हैं ना, -1 to 1, तो पहले 1 रखा और फिर माइनस ऑफ -1 किया तो ये +1 हो गया, फिर C4/5 हो गया, ये 1 रखा और माइनस ऑफ -1, ऐसे ही बहुत सारे टर्म बचने वाले हैं, सब 2 टाइम्स हो जाएंगे, 2 टाइम्स C0 प्लस C2/3 C4/5, और यहाँ पर है 2 to the power n, अच्छा इसको 2 अलग कर देता हूँ, अपॉन n+1, तो ये 2 से 2 कट हो गया, तो हमारा फाइनल रिजल्ट ये आ गया, C0 प्लस C2/3 C4/5 अप टू डैश डैश डैश, ये हमारा आंसर है। अब बताइए इसमें किसी को अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, जेई का, ये है प्रीवियस ईयर का, और ये बहुत इजी है, आपने किया हुआ है, इसी टाइप का किया, ये तो नहीं किया। सिग्मा के इक्वल टू 0 to n सी के साइन के एक्स कॉस ऑफ n माइनस के इंटू एक्स 2 to the power n-1 साइन nx, ये क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री आ गई है इसमें, और सिंपल सा फार्मूला है, बहुत इजी सा ट्रिग्नोमेट्री का, वो यूज़ करेंगे यहाँ पे। पहले तो इस सीरीज़ को ओपन कर लेते हैं, सीरीज़ को आप जैसे ही ओपन करेंगे तो देखो क्या बनेगा। इसको एक काम करते हैं, एन सी, हाँ जी बताइए सर। n-k और k इक्वल होंगे, n-k और k इक्वल होंगे, NCN-k और NCK ना। हाँ सर, हाँ जी बिल्कुल, NCR इक्वल टू NCN-r होता है ना, तो बिल्कुल इक्वल होंगे। तो सर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2 sin kx cos kx हो जाएगा। ओके, फिर sin 2 थीटा का फॉर्मूला, ठीक है, फिर सर आ नहीं जाएगा वैसे। देखो सॉल्व करो। ओके सर।
पहला काम ये करिए आप लोग, जो लोग नहीं कर रहे हैं कुछ वो ऐसे करें, पहले के की वैल्यू 0 1 2 3 से लेके n तक इस सीरीज़ को बना लीजिए आप, और इसका नाम चलिए ऐसे रख देते हैं। तो एन सी ज़ीरो, साइन के की जगह पे ज़ीरो रख रहे हैं तो साइन 0x, और के की जगह पे वहाँ भी ज़ीरो रखेंगे तो कॉस एन एक्स। फिर एन सी वन, साइन के की जगह 1x कॉस एन माइनस 1 इंटू एक्स, ऐसे आ जाएगा। अब टू लास्ट टर्म जो होगा वो क्या आएगा, जब n रखोगे आप तो ये हो जाएगा एन सी एन, बल्कि इसको सी एन भी बोल सकते हो आप शॉर्टकट में। यहाँ पर साइन के की जगह पे एन एक्स तो साइन एन एक्स, और कॉस के की जगह पे एन रखेंगे तो 0x, तो ये बन गया हमारा। इसी सीरीज़ को अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में लिख दूँ, जो भी हमने एक पिछले टर्म पे रिवर्स वाला गेम खेला था कि उसी सीरीज़ को पलट के लिख दो और फिर दोनों को ऐड कर दो, तो ये वही केसेस है। तो देखो यहाँ पर जब इसको पलट के लिखोगे तो एन सी एन आ जाएगा, साइन एन एक्स कॉस 0x, फिर दूसरा वाला क्या आएगा, इसके पहले वाला एन सी एन माइनस 1 साइन एन माइनस 1 इंटू एक्स कॉस एक्स, ऐसे तो बनेगा सीरीज़। और लास्ट वाला जो इधर वाला टर्म है उसको इधर रख देता हूँ, एन सी 0 साइन 0x और कॉस एन एक्स। जरा इन दोनों को ऐड करके आप देखो आंसर आ गया, इसको ऐड किया तो 2s हो गया, ये हो गया 2s। इनको ज़रा ध्यान से देखो आप, इसको a लेट कर लो और इसको b, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, नहीं बन रहा ये। अगर हम इन एन सी 0 और एन सी एन तो दोनों इक्वल है, तो मैंने इसको एन सी 0 बोल दिया, और साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b क्या होता है, साइन a प्लस b, तो साइन 0x प्लस एन एक्स प्लस एन सी 1 को बाहर ले लो। यहाँ पर भी देखो, इसका नाम हो गया a, इसका b, साइन a कॉस b प्लस कॉस a और साइन b साइन a प्लस b, तो साइन x प्लस एन माइनस 1 इंटू एक्स। ऐसे करते करते जितने भी टर्म है सब ऐसे ही बनने वाले हैं। लास्ट वाला एन सी एन, साइन a प्लस b, ये भी देखो साइन एन एक्स बन गया। साइन एन एक्स सब में से कॉमन आ गया, क्या बचा, एन सी 0 प्लस एन सी 1 प्लस एन सी 2 से लेकर एन सी एन तक, ये हो गया 2s। और इस सीरीज का सम कितना होता है, जितने भी बाइनोमियल कोफिशिएंट है उनका सम 2 टू द पावर n होता है, तो ये हो गया 2 टू द पावर n, 2 से डिवाइड करा दिया, 2 टू द पावर n माइनस 1 साइन एन एक्स, ये आंसर आ गया हमारा फाइनल। अब बताइए इसमें किसको कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। ओके, एक और जेई का क्वेश्चन लिखते हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म total number of term in the expansion of वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अप टू डैश 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 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू डैश 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 एक्स टू द पावर n इज व्हाट। इस सीरीज का सम बताइए, क्या मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे ये बताना है आपको। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस।
ओके, चलिए देखते हैं। देखो यहाँ पर एक बात तो कंफर्म है कि ये जो सीरीज़ है ये किस टाइप से बनेगी। पहले इसमें अगर मैं सारे वन वन का मल्टीप्लाई कर दूँ, जैसे ये वन है, ये वन है, ये वन है, लास्ट वाला वन है, तो ये कांस्टेंट टर्म वाला एक बनेगा कि नहीं बनेगा। एक A0 का टर्म बनेगा जो कि कांस्टेंट होगा, फिर एक A1 इंटू एक्स का टर्म बनेगा, एक एक्स ले लो, बाकी सारे कांस्टेंट वन वन ले लो, तो एक A1 एक्स का बनेगा। फिर एक ऐसा टर्म बनेगा जिसमें एक्स स्क्वायर आएगा, एक ऐसा टर्म बनेगा जिसमें एक्स क्यूब आएगा, एक ऐसा टर्म भी बनेगा जिसमें लास्ट an होगा, उसमें x की पावर क्या क्या होगी, मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा ये लास्ट वाला जो टर्म होगा। एक बार उन सबका मल्टीप्लाई लास्ट वाले टर्म का देखो, ये x होगा, फिर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स क्यूब, फिर x की पावर 4 वाला, फिर x की पावर n वाला, एक ऐसा टर्म भी तो होगा नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा, जब x की सारी पावर मल्टीप्लाई करोगे और बेस सेम है, पावर ऐड होगी, तो 1 2 3 से लेके लास्ट वाला टर्म ये n तक बनेगा। लास्ट वाला जो फाइनल, जो सबसे लास्ट वाला टर्म होगा x की पावर में, वो यही बनने वाला है। चाहो तो आप चेक करके इन दोनों को देख लो। पहले दूसरे को जब आप मल्टीप्लाई करने बैठोगे, पहले दूसरे को, तो यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में आएगा कि नहीं, x की पावर 3, जो सबसे बड़ा टर्म होगा वो x की पावर 3, यानी 1 + 2 आया। फिर जब इन तीनों का मल्टीप्लाई आप करोगे, इसका, इसका और इसका, तो जो सबसे लास्ट टर्म होगा, जो सबसे बड़ा टर्म होगा, वो x की पावर 1 + 2 + 3 हो जाएगा। 4 वाले में करोगे तो 1 + 2 + 3 + 4 हो जाएगा। तो जब लास्ट वाले में करोगे तो x की पावर में 1 + 2 + 3 से लेके n टर्म तक हो जाएगा। यानी ये एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें इतने टोटल नंबर ऑफ टर्म बनने वाले हैं। तो पहले तो हम इसको निकाल लेते हैं। ये सबने पढ़ा है कि 1 से लेके n नेचुरल नंबर का सम कितना होता है, सबको पता है, n × n + 1/2 होता है। तो A0 + A1x + A2x² से लेकर अप टू डैश डैश an और x टू द पावर n × n + 1/2। तो अब जरा बता दो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ टर्म जितने भी ये पावर में लिखे हुए हैं, n × n + 1/2, उससे एक ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, n² + n + 2n, सॉरी 2/2। तो n² + n + 2/2, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अब बताइए इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। ओके, चलिए तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये भी प्रीवियस ईयर का ही है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। The value of x, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, the number of values of x for which sixth term of the expansion
एक्सपेंशन एक दिया हुआ है छोटा सा, और वो एक्सपेंशन है 3 टू द पावर लॉग ऑफ 3 बेस में है, और अंडर रूट में 9 टू द पावर मॉडुलस ऑफ x माइनस 2, 7 टू द पावर 1/5 लॉग बेस 7 में है, 4 इंटू 3 टू द पावर मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 माइनस 9, और इस पूरे की होल पावर है 7। ये हमारा क्वेश्चन है। ये पहले भी हम दे चुके हैं होमवर्क में, कई लोगों ने शायद किया भी होगा। 567R मतलब 6 टर्म की वैल्यू 567 है, तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x पूछ रहे हैं क्या होगी। 1 वैल्यू होगी कि 2 वैल्यू होगी कि 3 वैल्यूज होंगी कि नन। चलिए इसको भी करिए जल्दी से, थोड़ा सा लेंदी होगा लेकिन इजी है, ऐसा कुछ खास नहीं है। 6 टर्म का मतलब हो गया t5+1, और लॉग की प्रॉपर्टी लगा के पहले इसको छोटा कर लेता है। लॉग की प्रॉपर्टी सबको पता है, मैं एक बार याद दिला देता हूँ। हाँ जी बताइए। तो यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ हो जाएगी। एक तो ये प्रॉपर्टी सबको याद होनी चाहिए, नहीं लिखी है या नहीं पता है तो लिख लेंगे। a टू द पावर लॉग a दिया हो, e टू द पावर लॉग e दिया हो, और साथ में x दिया हो, तो ये x हो जाता है। ठीक है, यही प्रॉपर्टी दोनों में काम आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ साफ साफ हमें दिख रहा है कि a टू द पावर में लॉग a ये दिया है, और ये सिर्फ डराने के लिए दिया। यहाँ पर भी a टू द पावर में log a दिया है, बस ये 1/5 है, तो इस 1/5 को पावर में ले जाएंगे यहाँ पर, तो वो गायब हो जाएगा। क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी ये भी तो पढ़ी है ना कि अगर log m टू द पावर n है तो उसको n log m बोल सकते हैं। log ऑफ m टू द पावर n को हम n log m बोल सकते हैं। तो अगर पावर में है तो वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो अगर मल्टीप्लाई में है तो वो पावर में चला जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई में है 1/5, तो ये पावर में चला जाएगा वहाँ पर। तो कुल मिला के क्वेश्चन हमारा जो बन जाएगा वो क्या बनेगा, अंडर रूट 9 टू द पावर मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 और प्लस 7 टू द पावर, इसको मैं एक बार और लिख देता हूँ, लॉग बेस 7 4 इंटू 3 टाइम्स मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 माइनस 9 की होल पावर 1/5 होल पावर 7। अब जरा देखो इसको, ये भी हो गया a टू द पावर, यही सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर भी लग गई। देखो ये वाली, तो क्या आ जाएगी वैल्यू x, तो यही सेम x बच जाएगा केवल। और अच्छा, 9 की पावर x माइनस 2 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3 की पावर मॉडुलस ऑफ x माइनस 2, क्योंकि 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और स्क्वायर से अंडर रूट गायब हो जाएगा। और यहाँ कितना बचेगा, 4 इंटू 3 टू द पावर मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 माइनस 9 की होल पावर 1/5 और इसकी होल पावर 7। और 3 टू द पावर मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 बार बार ना लिखना पड़े, तो उसको हमने y लिख दिया, ये y है। तो हमारा सीधा सा क्वेश्चन बन गया y प्लस 4y माइनस 9 की होल पावर 1/5 और होल पावर 7। और इसका 6 टर्म जो है, 6 टर्म का मतलब 5+1, 6 टर्म जो है वो 567। अब कर लो, अब तो बहुत इजी हो गया। y की वैल्यू निकाल दो, y आ जाएगा तो x भी आ जाएगा। देखो y सॉल्व करके सब लोग देखिए कौन पहुंचता है आंसर तक। और यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताया।
पूरा का पूरा टर्म ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। ए प्लस बी की होल पावर एन में फिफ्थ टर्म बल्कि सिक्स टर्म है T5+1 NCR e टू द पावर n माइनस आर और b टू द पावर r, ये TR+1 का है। तो T5+1 देखो जरा क्या हो जाएगा 7C5, फर्स्ट वाला है y की पावर 7 - 5 और सेकंड वाला है 4y - 9 की पावर 1/5 और इसकी होल पावर n माइनस आर। अच्छा, एन सी आर एक्स टू द पावर n माइनस आर, बी टू द पावर सिर्फ r हो जाएगा, तो 5 से 5 कट हो गया। और ये वैल्यू 567 गिवन है। 7C5 21 होता है, y की पावर 7 - 5 2 हो गई और ये हो गया 4y - 9। अब जरा इसको आप सॉल्व कर लीजिए। अच्छा, आगे वैल्यू x की 1 और 3 बिल्कुल सही है, गुड। तो ये 3 से कट कर देते हैं इसको, ये 7 से 7 3 जा और 7 8 जा और 7 1 जा और फिर 3 से ये 27। तो 27 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 27 इक्वल टू 4y³ - 9y²। तो ये क्यूबिक बन गई, 4y³ - 9y² -27 इक्वल टू 0। हीट एंड ट्रायल मेथड से हम पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम y की वैल्यू 3 पुट कर दें तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। पुट करके देखो 3 9 9 जा 81 और -27 और यहाँ पर भी 3 का क्यूब इंटू 4 27 इंटू 4 और ये भी 27 इंटू 4 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 3 सेटिस्फाई कर गया। तो जैसे ही आपने y इक्वल टू 3 पुट किया तो y इक्वल टू 3 आपका आंसर हो गया। और y की वैल्यू क्या है, 3 टू द पावर मॉडुलस ऑफ x - 2 इक्वल टू 1। ये तो बनेगा ना, y इक्वल टू 3 सेटिस्फाई हो रहा, चेक कर लिया सभी ने। बस अब क्या, इसके बाद आंसर आ गया मॉडुलस ऑफ x - 2 इक्वल टू 1। तो x - 2 की वैल्यू +-1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 +-1। तो x की वैल्यू एक तो 3 और एक 1, तो ये दो आंसर हमारे आ जाएंगे। उसने क्या बोला है कि नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी होगी, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा नंबर ऑफ वैल्यूज़। कई बार गलतियाँ ये हो जाती हैं, हम x की वैल्यू चेक करने लगते हैं। यहाँ पर उसने बोला है द नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ x, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 1 और 3 को फिर टिक नहीं करेंगे, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2 वैल्यूज़ ऑफ x। तो आंसर हो गया बी। अब देखो यहाँ पर जब भी कभी हम आंसर देते हैं ना, हमें लॉग का खास ध्यान रखना होता है। यहाँ पर तो लॉग का नेगेटिव हो ही नहीं रहा है क्योंकि अंडर रूट लगा है, मॉड लगा है, तो ये सारे पॉजिटिव होंगे। लेकिन कभी अगर ऐसी प्रॉब्लम आती कि लॉग के साथ अगर हम x की वैल्यू 1 या 3 रखते और वैल्यू निगेटिव हो जाती, तो फिर हम उसको निगलेक्ट कर देते, फिर हम आंसर का पार्ट उसको नहीं लिखते। लॉग में खास ध्यान हमको ये रखना पड़ेगा कि जब भी हमारी x की वैल्यूज़ जो आई हैं उनको देख के तुरंत आंसर टिक नहीं कर देंगे। यहाँ पर वो प्रॉब्लम नहीं आई, क्यों? क्योंकि लॉग के साथ कहीं पर वो x निगेटिव आ ही नहीं रहा। लेकिन कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट x की वैल्यू रखने के बाद लॉग ऑफ निगेटिव आ जाएगा, तो हमारा चाहे जो भी आंसर सॉल्व करके आया हो, हम उसको आंसर नहीं बोल सकते जब तक कि वो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे। 10th और 12th में या 11th में यही फ़र्क होता है। 10th में क्या होता है, हमने कोई क्वाड्रेटिक क्यूबिक सॉल्व किया, आंसर देके हम आगे बढ़ जाते हैं।
लेकिन अब 11 12 जेई में क्या करना पड़ेगा हमको कि जो भी हमारा आंसर आ रहा है वो ओरिजिनल इक्वेशन को ज़रूर सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो इसका मतलब वो हमारा आंसर नहीं है, वो एक्स्ट्रा रूट है जो हमें कंफ्यूज करने के लिए आया है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे हम लोग। ओके, कई बार इस तरह के क्वेश्चन जेई में पूछे गए हैं और लोग गलत करके चले आते हैं, तो ध्यान रखें इसका। चलिए चलते चलते एक क्वेश्चन होमवर्क में आपको दे रहा हूँ, उसको आप करिए, फिर अगले टर्म पे बात करेंगे। इफ द लास्ट टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन if the last term in the binomial expansion of 2 to the power 1 by 3 minus 1 upon root 2 whole power n is 1 upon 3 to the power 5 by 3 log of पावर में है log of 8 base 3, then fifth term in the expansion of fifth term from beginning, ऐसे लिखा है, fifth term from beginning, स्टार्टिंग से फिफ्थ टर्म की वैल्यू बतानी है क्या होगी। 210 420 105 none of these। कह रहा लास्ट टर्म इस बाइनोमियल एक्सपेंशन का ये है, तो स्टार्टिंग से फिफ्थ वाला टर्म कौन सा होगा, फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगनिंग हमको बताना है। आंसर इसका लिख लेते हैं, आंसर इसका ए है, तो आप चेक कर लेंगे, अगर नहीं होगा तो फिर बात करेंगे। ओके बच्चों, तो चलिए आज इतना ही करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। नोट कर लीजिए आप लोग।